वेलकम। आईडी के कोचिंग में आपका स्वागत है। 8 जून 2020 के करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान देंगे, मेरी बात समझेंगे। यहाँ पर देखिए, काफ़ी समय पहले 1914-19 के आसपास जो है वर्ल्ड वार 1 हुआ, फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुआ। ठीक, ध्यान देंगे मेरी बात। वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, परिस्थितियां बिगड़ी तभी वर्ल्ड वार 2 हुआ था और परिस्थितियां फिर से भयानक हुई हैं, खराब हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड वार हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? उसके पीछे रीजन क्या है कि वर्ल्ड वार नहीं हो सकता है? तो ध्यान देंगे, वर्ल्ड वार न हो पाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर वर्ल्ड वार हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो अब वर्ल्ड वार नहीं होगा तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, कोल्ड वार चलेगा और यही चल रहा है, कोल्ड वार, जिसे हम लोग हिंदी में शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक नाम दे दिया कि ये जो कोरोना है इसको चाइना के द्वारा फैलाया गया है और ये एक अलग ही तरह का कोल्ड वार है जिसे बायोलॉजिकल वार कहा गया। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई देश मनुष्यों के अधिकारों को या इस तरीके से हनन करने लगता है तो फिर उस पर अंकुश लगाना अनिवार्य होता है। तो ऐसा माना जा रहा है लगातार कि चाइना ने अपना व्यापार इतना मजबूत कर लिया है पूरे विश्व में और साथ में उसके देश के अंदर किसी तरीके का कोई लोकतंत्र न होने के कारण वह मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर कतई चिंतित नहीं होता है। वो जब भी जैसा भी चाहता है वैसा निर्णय लेता है, चाहे उसमें मनुष्यों की जो है इंसानों की सही तरीके से रक्षा हो पा रही हो या नहीं हो पा रही हो। कहने के लिए, शायद वो कहने के लिए ही वो कम्युनिस्ट पार्टी सब है वहाँ पर जो सत्ता में है, लेकिन कहीं से भी अभी आज ही के उसमें भी आप अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तियानवान चौक का क्या कहानी था। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि चाइना जो है वो लीस्ट, मतलब कि सबसे कम ध्यान देता है मानवाधिकारों पर, ऐसा मानना है लोगों का। ठीक है, तो चूंकि चाइना वैश्विक व्यापार में अपना स्थिति मजबूत बना ले रहा है तो लोगों को सुरक्षा और मानवाधिकारों से लेकर के चिंता हो रही है। इसलिए जो और कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड फर्स्ट नेशन कंट्रीज़ हैं, जिसमें अमेरिका है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, कनाडा है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है, नॉर्वे है, यूरोपीय संसद पूरी है। यहाँ सबके सांसदों ने मिल करके एक अंतर संसदीय गठबंधन बनाने का जो है निर्णय लिया है, जिसके आधार पर वो लोग चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध लगाने का कार्य करेंगे। क्लियर? तो ये है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप समझें तो पहला जो है यह वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकारों पर चीन के बढ़ते प्रभाव से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने में मदद करने के लिए एक नया क्रॉस संसदीय गठबंधन है। सही है। दूसरा बोलता है भाग लेने वाले देशों की सूची में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, साथ ही यूरोपीय संसद के सदस्य भी शामिल हैं। तो देखिए ये सब शामिल हैं। ठीक है, तो सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तियानमेन स्क्वायर नरसंहार 1989 जो अक्सर समाचारों में उल्लिखित होता है, निम्न में से किस देश में हुआ था? ध्यान देंगे, अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया कि चाइना को माना जाता है कि वह लीस्ट, मतलब सबसे कम ध्यान देता है किसके लिए? अपने नागरिकों के लिए। मैंने मतलब यहाँ पर बताया, उसी को लेकर के लोग
संसदीय समिति बना रहे, संसदीय गठन किए हुए हैं। अभी देखिए तियानमेन चौक की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि माओ जो है प्रेसिडेंट रहे पहले, उसके बाद अभी आप देख रहे हैं शी जिनपिंग जो हुए हैं वो लाइफ टाइम के लिए अपने आप को बना लिए हैं, यानी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो चाइना के राष्ट्रपति रहेंगे, है ना। उसके पहले कौन था? माओ थे, ठीक। तो माओ ने जो है, जब माओ वहाँ से हटे तो वो दौर जो था उस समय चाइना बड़ी ही तेजी से विकास कर रहा था, और चाइना बड़ी तेजी से जो विकास कर रहा था तो उसमें भ्रष्टाचार और उसके बाद उच्च, यूँ कहें कि मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो गई थी, है ना। तो तमाम तरीके के वहाँ पर जो है विरोध शुरू हुए, जैसे अपने यहाँ होता ना जनरली विरोध होता है किसी मुद्दे को लेकर के। तो वहाँ पर जो समाज सुधारक थे हु याओबैंग, ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे, इनकी मृत्यु हो गई उस धरना या उस प्रदर्शन में। तो लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और 15 अप्रैल से सारे स्टूडेंट्स, है ना, खास करके ये माना जाता है कि चाइना में लोकतंत्र के लिए, मुक्त भाषण के लिए और स्वतंत्र प्रेस, ये 3 चीज़ों की मांग के लिए हर जगह से देश के लोग जो है, सारे स्टूडेंट इकट्ठा होने लगे, ठीक। और सब इकट्ठा कहाँ हुए? तियानमेन स्क्वायर पर, तियानमेन चौक पर। चौक समझते हैं, स्क्वायर वही चौक। अंत में क्या हुआ कि चाइना सरकार ने 4-5 जून को मार्शल लॉ घोषित किया और मिलिट्री को आमंत्रित किया, और जितने लोग वहाँ थे सबका नरसंहार करवा दिया। बोला जाता है कि रोलर चलवा दिया, तमाम चीज़ें मतलब जो है राइफल बंदूक चला करके सबको मरवा दिया। तो वो तियानमेन स्क्वायर नरसंहार माना जाता है। तो जब भी जून का महीना शुरू होता है तो जून के महीने में ही ये नरसंहार हुआ था, इसलिए ये न्यूज़ में हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ पर हुआ था? चीन में। तो ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया हुआ है कोल इंडिया की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा नई खोली गई कोयला खानें निम्न में से कौन सी हैं? तो इसमें बहुत कुछ समझना नहीं है, बस इतना ध्यान दीजिए कि कोल इंडिया लिमिटेड की जो है, या कोल इंडिया की ढेर सारी शाखाएं हैं, है ना, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, ठीक। तो इसमें वो जो वेस्टर्न कोल लिमिटेड है ना, WCL वेस्टर्न कोल लिमिटेड है, उसने अभी 3 नई खदानें खोदी हैं, मतलब 3 नई खदानों का जो है शुभारंभ किया है। खदानों का मतलब है कि जहाँ से कोयला निकलेगा, ठीक है। इसमें एक होता है ओपन स्काई होता है, मतलब खुला रहता है, आसमान से खुला एकदम रहता है। दूसरा होता है भूमिगत होता है ना। तो अदसा जो है ओपन स्काई है, बाकी शारदा और धनकसा जो है वो भूमिगत है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हर साल 2.9 मिलियन टन, 2.9 मिलियन टन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। यानी 2.9 मिलियन टन मतलब 29 लाख टन करीब, ठीक है। तो यहाँ से खोदा जाएगा, और ये दोनों जो है अदसा और शारदा, ये दोनों महाराष्ट्र में है और धनकसा MP में है, ठीक। ध्यान देंगे WCLI नामक एक टीम गठित किया है WCL ने, वेस्टर्न कोल लिमिटेड ने WCLI नामक एक टीम गठित किया है, जिसका काम होगा कि WCL के अंदर जो टॉप 15 खदानें हैं, कोयले की जो टॉप 15 खदानें हैं, उनका देख रेख 2400 घंटा 7 दिन 24x7 ये WCLI की टीम करेगी, ठीक है। और एक ऐप भी लॉन्च किया है WCL ने, संवाद ऐप।
जो ट्रैक करेगा कि कितना जो है अभी खदान में क्या क्या कैसे क्या स्थिति है, अवेलेबिलिटी कितनी है जो है अभी वर्तमान में कोयले की, और किस स्पीड से हमें और कार्य करना है। तो एक ऐप संवाद ऐप WCL का है। WCLI जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर आप समझें तो देखिए अदसा, शारदा, धनकसा ये तीनों ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन डी फॉर डॉग सही होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान दीजिएगा। विश्व महासागर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए, विश्व महासागर दिवस की घोषणा 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया। ठीक, तो 2008 में किया कि हर वर्ष 8 जून को ये मनाया जाएगा। तो 2009 से पहली बार मनाया जाना शुरू हुआ है। ठीक, इस बार जो मनाया गया है 2020 में, विश्व महासागर दिवस 2020 में जो मनाया गया, उसका थीम था इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन मतलब होता है नवाचार, कुछ नया चीज खोजना करना। ठीक है। सस्टेनेबल मतलब काफी समय तक वो रह सके। ठीक है। तो इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन है ना। ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि विश्व महासागर दिवस के पीछे मुख्य मकसद ये है कि जो हमारा नीला ग्रह है, नीला ग्रह का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। बोलता है कि नीले ग्रह की 2030 तक 30% की रक्षा की जाए। नीले ग्रह की 2030 तक 30% रक्षा की जाए। 30 तक 30%, इसलिए इसे 30x30 कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में 30x30 भी पूछ सकता है कि 30x30 किससे संबंधित है। तो विश्व महासागर दिवस से संबंधित है। ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है कि 2030 तक 30% का सुरक्षा बढ़ाया जाए या 30% तक की रक्षा की जाए हमारे नीले ग्रह की, यानी कि अपने पृथ्वी की। उसके लिए क्या करता है कि दुनिया के सारे नेताओं को, सारे जो मतलब महत्वपूर्ण लोग हैं उनको, या जो पर्यावरणविद हैं उन लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उस तरीके का एक्शन लेने के लिए विचार विमर्श किया जाता है। यही है विश्व महासागर दिवस। क्लियर है। तो यहां पर अगर आप इस आधार पर देखें तो पहला लाइन भी सही है कि इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, और दूसरा लाइन भी सही है, इसलिए सी करेक्ट होगा। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चित भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका, सौर ऊर्जा संचालित भारत की जो पहली नाव है उसे आदित्य नाम दिया गया है। पूछ रहा है कि ये किस राज्य में इसका संचालन हो रहा है। ठीक है। तो अभी पता चल जाएगा आपको। एक लाइन का आंसर है, 1 सेकंड का आंसर है। उससे पहले इससे जो और सवाल उठ सकते हैं उसको देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं, इससे जुड़े हुए जो नॉलेज मैं देने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो आदित्य है, ये इसको विकसित किया है केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट इसको संचालित करता है। विकसित किया गया है सोलर एंड इलेक्ट्रिकल बोट कोच्चि में। सोलर एंड इलेक्ट्रिकल बोट कोच्चि में इसे विकसित किया गया है। KSWTD इसको संचालित करता है। और ये कहाँ से कहाँ चल रहा है, तो केरल के वायकोम से थ्वानकवादु तक चल रहा है। थ्वानकवादु तक चल रहा है। ठीक है। 66 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। हर दिन ये 22 यात्रा करता है। 22 यात्रा करता है। ठीक।
और एक बार में 75 पैसेंजर एक जर्नी में, मतलब एक तरफ जा रहा है तो 75 लोगों को बैठा के, मतलब 75 सीट इसमें है। क्लियर है। खास बात ये ध्यान दीजिए कि नॉर्मल अगर कोई नाव होती है जो डीजल की होती है ना, तो उसका खर्चा एक दिन का इतनी यात्रा करने के लिए 8,000 रुपये आता है, लेकिन इस नाव का खर्चा मात्र 180 रुपये आ रहा है। तो है ना बहुत बड़ा अंतर, लागत में कितना अंतर आ गया, देख रहे हैं कितने % का अंतर है। अब आप निकालिएगा मैथमेटिक्स तो आपका तेज ही है ना। अब एक और चीज ध्यान दीजिए कि पूरी दुनिया से 12 नावों को गुसीज ट्रोव अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जो अवार्ड्स आप पढ़ते हैं ना, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुसीज ट्रोव अवार्ड्स, उसमें जो नामित किया गया है 12 नावों को, उसमें 3 नावों को अवार्ड मिलेगा। ठीक है। एक अवार्ड मिलता है कि जो 8 मीटर से लंबी होती है नाव, और दूसरी अवार्ड मिलती है उसको जो 8 मीटर से छोटा होता है, और तीसरा उसको मिलता है जो फेरी होता है, यानी जो पैसेंजर नाव होती है। तो आदित्य को पैसेंजर नाव यानी फेरी यात्री वाले में गुसीज ट्रो अवार्ड्स में नामित किया गया है। मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन नामित किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है गुसीज ट्रो अवार्ड। अब गुसीज ट्रो कौन थे? गुसीज ट्रो एक फ्रांसीसी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, है ना। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, एक होता है डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग में EEE होता है, EEE होता है, ठीक है। एक होता है ECE, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है। तो ये वो नहीं है, ये EEE है ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग होता है। तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किए हुए इंसान थे गुसीज ट्रो। इन्होंने अपने नाम 75 पेटेंट कराए, यानी कि 75 आविष्कार इन्होंने किया था, और वो सब इस फील्ड में, इलेक्ट्रिक कारों में और ख़ास करके नाव के फील्ड में ज़्यादा काम किया था। तो उन्हीं के नाम पर अवार्ड दिया जाता है, जो दुनिया की सबसे अच्छी नाव होती हैं साल की। ठीक है। तो 3 कैटेगरी में दिया जाता है, 8 मीटर से छोटा, 8 मीटर से बड़ा, और एक फेरी वाला नाव को दिया जाता है। तो आदित्य को फेरी वाले नाव में नामित किया गया है। क्लियर है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है? गुसीज ट्रोव अवार्ड्स याद रखना है। ठीक है। बाकी कहाँ से कहाँ तक चल रहा है ये सब तो आपको याद ही रहेगा, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आंसर आप जान ही रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, NORMS, ये एक नया शब्द अभी फ़िलहाल न्यूज़ में है, दौड़ रहा है 4 दिनों से, इसलिए इसको ध्यान देना आवश्यक है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं इस समय, जयशंकर प्रसाद ने ये घोषणा की, एक ब्राउज़र का वो जो है उद्घाटन कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने बताया कि हम लोग जो UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक, बोला कि अब हमारा जो अगला टर्म इसमें आएगा UNSC में, उसमें हमारा फोकस जो होगा वो NORMS पर रहेगा। ठीक है। यानी कि न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम। ठीक है। बोला कि इस पर रहेगा, इसके आधार पर हम लोग सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि की बात करेंगे। सम्मान, संवाद, सहयोग, समृद्धि और शांति और समृद्धि की बात करेंगे। क्लियर है। ध्यान देंगे मेरी बात, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है, इसलिए ये बार बार न्यूज में आ रहा है। 17 जून को न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों को चुना जाना है। ठीक है। 193 सदस्यों में से 2/3 सदस्य अगर गुप्त मतदान में भारत को वोटिंग करेंगे
तो ही भारत यहाँ पर अस्थायी नहीं अस्थायी सदस्य यहाँ पर बन पाएगा यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। समझ रहे हैं? 17 जून को। तो 17 जून का जब करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा आपको, तो वहाँ पर 17 जून या 18 जून को एक स्पेशल क्लास यूएनएससी के बारे में डिटेल में मैं दूंगा आपको। ठीक है, क्या है, क्या स्थिति है। ध्यान दीजिएगा, भारत का 8वां टर्म ये होगा एज ए प्राइवेट, मतलब एज ए अस्थायी मेंबर 8वां टर्म होगा। इसका पिछला टर्म जो था वो 2011-12 में था। ठीक, तो यहाँ देखिए, पहला बोलता है कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के अपने आगामी अभियान के लिए भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है। सही है। जयशंकर प्रसाद ने यही कहा था जो है कि ये जो होगा इसी आधार पर हम लोग मतलब अपना सीट सिक्योर करेंगे और इसी आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे यूएनएससी में। ठीक है। और अगला जो है वो ये है कि भारत का ये 8वां कार्यकाल होगा और इसके पहले जो है वो 2011-12 में था, अगर भारत सिक्योर कर लेता है तो। ठीक है। एशिया पैसिफिक रीजन से जो है भारत एकमात्र है, इसलिए माना जा रहा है कि 100% श्योर है कि भारत को सीट मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों सही होने के कारण सी करेक्ट है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिया हुआ है, हाल ही में समाचारों में देखा गया 163348-2002 NN4 क्या है? समझिएगा, नासा ने अभी एक क्षुद्र ग्रह घोषित किया है। ये कहा विशाल क्षुद्र ग्रह घोषित किया है और ये बोला है कि ये पृथ्वी के समीप से गुजरने वाला है इसी जून के अंत में। इसको 2 कैटेगरी में डाला गया है, एक NEO और एक PHA कैटेगरी में डाला गया है। क्या होता है NEO और PHA कैटेगरी? ध्यान दीजिएगा। NEO का मतलब होता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, PHA का मतलब होता है पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड। खास करके ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, माना यह जाता है कि ये पानी बर्फ के मिले हुए मलबे होते हैं, पानी बर्फ धूल कण के मिले हुए मलबे होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं और वह किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके भी समीप आ सकते हैं। ठीक है, तो माना यह जा रहा है कि पृथ्वी पर जो जीवन समाप्त होगा उसमें सबसे बड़ा कारण जो कभी बनने वाला है या जो बनेगा वो क्षुद्र ग्रहों का पृथ्वी से टकराव ही माना जा रहा है कि जब कभी ऐसा होगा, कोई बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह आकर के पृथ्वी से टकराएगा तो यहाँ पर संपूर्ण विनाश हो जाएगा, संपूर्ण जीवों का नाश हो जाएगा। ठीक है, तो बोला कि इस पृथ्वी के नज़दीक से एक विशाल क्षुद्र ग्रह जाने वाला है जिसका नाम है 163348-2002 2NN4, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बोला कि ये हानिकारक, नासा ने कहा हानिकारक नहीं है, ये बगल से मतलब बाहर से निकल जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्षमता है इतनी इस क्षुद्र ग्रह में कि ये पृथ्वी के समीप भी आ सकता है और समीप आ सकता है और फिर नुकसान भी पहुंचा सकता है, यानी कि पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड, यानी कि इसमें पोटेंशियल है, क्षमता है कि ये नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है, नासा ने चूंकि ये बताया इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, बोला कि जून के अंत तक ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऑप्शन सही होगा, एक विशाल क्षुद्र ग्रह। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पर्यावरण की स्थिति 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक संस्था है हमारे देश में, बेसिकली जो शोध का काम, रिसर्च का काम करती है, ठीक है। उसने 2020 रिपोर्ट जारी किया है, 2020 में रिपोर्ट जारी किया है। उसने जो है बताया कि पिछले साल देश में 19 मौसमी बड़ी घटनाओं के कारण 1357 लोगों की मृत्यु हो गई। और आगे बोला कि विस्थापन, आंतरिक विस्थापन, यानी एक जगह से दूसरे जगह अपना निवास स्थान बदलने में पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंच गया है। लोगों को स्थायी निवास नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि भारत में इस तरीके की मौसमी घटनाएं बनी हैं। बोला कि दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, समझ पा रहे हैं आप? साउथ वेस्ट ये वाला है, ये अगर भारत है, नीचे से देख रहे हैं आप, तो इधर वाला ईस्ट होता है, इधर वाला वेस्ट होता है। इधर से जो आएगा मानसून से साउथ वेस्ट कहते हैं, ठीक है। बोलता है अकेले साउथ वेस्ट मानसून के कारण 26 लाख लोग अपना घर परिवार छोड़ करके 26 लाख लोग मूव कर गए। चक्रवात, फानी चक्रवात के कारण लगभग 18 लाख लोग मूव किए। उसके बाद फिर वायु और बुलबुल नामक चक्रवात आए, उसके कारण लगभग 5 लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए, अपना जगह छोड़ करके विस्थापित हो गए। और बोलता है कि एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ भारत के 19 अन्य राज्यों में सूखे के कारण लोगों ने अपना निवास बदल दिया, कहीं और चले गए, ठीक है। वो लगभग 63,000 लोग थे। क्लियर है? तो इसको, ये आंकड़ा जारी करने वाली जो संस्था है वो CSE कहलाई, ठीक है, CSC है। CSC एक और पत्रिका जारी करती है, इसको याद रखिएगा, है ना, डाउन टू अर्थ पत्रिका जारी करने वाली संस्था जो है उसका नाम क्या है? CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो बोलता है पहला, यह ग्रीन पीस द्वारा जारी किया जाता है, तो गलत है, यह CSC के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा बोलता है 2019 में भारत में 50 लाख से अधिक आंतरिक विस्थापन हुए, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लाइन सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए B करेक्ट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अंतिम क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान दीजिएगा, PMO के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 1947 में प्रधानमंत्री को उसका कार्य करने के लिए, सही सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना की गई 1947 में। इसी को आगे चल करके PMO नाम दे दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नाम दे दिया गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात अब? यानी कि वो बॉडी जो प्रधानमंत्री को कार्य करने के लिए सलाह देती है वो क्या है? PMO है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ना। बेसिकली इसमें सचिव होते हैं ढेर सारे। ध्यान दीजिएगा, सचिव ढेर सारे होते हैं कई स्तर पर, ठीक है। असिस्टेंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, है ना, तमाम तरीके के सेक्रेटरी होते हैं उसमें, सचिव सब IAS अधिकारी होते हैं, ठीक। लेकिन उसमें 2 ऐसे सेक्रेटरी होते हैं जो प्रधानमंत्री के निजी सेक्रेटरी होते हैं। प्रधानमंत्री के निजी सेक्रेटरी में 2 लोग होते हैं। क्लियर है? बाकी और ढेर सारे लोग जो होते हैं सब सेक्रेटरी ही कोई ना कोई होते हैं उसमें, है ना। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री के एक निजी सेक्रेटरी, नाम है उनका राजीव टोपनो, गुजरात कैडर के IAS अधिकारी थे। 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव थे वो, ठीक है। अभी
वो पीएमओ से बाहर हुए हैं और उनको वाशिंगटन डीसी, अमेरिका वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी जो राजीव टोपनो सचिव थे, निजी सचिव थे हमारे प्रधानमंत्री के, वो अब सलाहकार बन गए हैं। किसके सलाहकार बन गए हैं? वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर के सलाहकार बन गए हैं। क्लियर है? इसलिए उन्हें यहां से पीएमओ से अलग हटना पड़ा है। समझ आ गई बात? प्राइम मिनिस्टर के निजी सचिव 2 होते हैं। एक और चीज, इसी पीएमओ में एक संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी को, जिनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत, ये संयुक्त सेक्रेटरी थे, संयुक्त सचिव थे यहां पर। उनको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का ब्रांड एम्बेसडर और परमानेंट मेंबर बना करके भेजा गया है। तो अभी ये फिलहाल यंग हैं, 1999 के बैच के हैं, 1999 के बैच के हैं। ठीक है, तो इनको परमानेंट मेंबर बना करके WTO में भेजा गया है। समझ आ गई बात? ये तमिलनाडु कैडर के थे और ये गुजरात कैडर के थे, है ना। तो यहां पर अगर आप समझें तो बोलता है कि इसे 1947 में प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में स्थापित किया गया था पीएमओ को। बिल्कुल सही, बाद में यही पीएमओ कहलाया। परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री के 5 निजी सचिव होते हैं, नहीं 2 निजी सचिव होते हैं, ठीक है, और दोनों IAS अधिकारी होते हैं। तो पहला लाइन तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन A करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें पसंद आई होंगी, समझ आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।